नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी इस समय बड़ी दुविधा में है। नहीं, ये मत समझिए सरकार बनाए या ना बनाए की दुविधा नहीं है। सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, सरकार उसकी बनने वाली भी नहीं है। जो लोकसभा का अंगणित है उसके हिसाब से उसकी संभावना नज़र नहीं आती। फिर दुविधा क्यों है? वैसे तो कांग्रेस पार्टी की दुविधा का सिलसिला जो है 1986 में ही शुरू हो गया था, शाहबानो के मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट के कहे के मुताबिक चले, देश के कानून के मुताबिक चले, या फिर जो मौलवी कह रहे हैं, जो उनका दबाव है उसके आधार पर चले। आखिर में कांग्रेस ने फैसला किया कि वो मौलवियों के कहे के अनुसार चलेगी, यानी जो पर्सनल लॉ के खिलाफ कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो उसको कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में होगी तो पलट देगी। ये एक संदेश मुस्लिम मतदाताओं को उसने दिया और हिंदुओं को भी संदेश दिया कि हमारे लिए संविधान और कानून से ऊपर है मुसलमानों के शरिया का मामला। जब भी शरिया का मामला आएगा हम मुसलमानों के साथ खड़े नज़र आएंगे। हम आपके साथ तो छोड़िए, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़े नज़र नहीं आएंगे। उस फैसले का कांग्रेस ने काफ़ी नुकसान उठाया दोनों तरफ से, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस ने संतुलन के लिए, दुविधा वहीं से शुरू हुई कि अब ये तो कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए, हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, तो हिंदुओं को खुश करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करवा दिया। अब उसका नतीजा ये हुआ, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो हिंदू भी गए और मुसलमान भी गए। और ये जब 1989 में हुआ तो आपको मालूम है उसके बाद नतीजा क्या आया, सरकार चली गई। और वो दिन और आज का दिन, 1984 में आखिरी बार स्पष्ट बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद से कभी नहीं बनी और आज भी वो स्पष्ट बहुमत से बहुत बहुत दूर है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो फैसला, वो दुविधा जो है वो बड़ी अनिष्टकारी साबित हुई, लेकिन कांग्रेस ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि कांग्रेस उसी रास्ते पर और आगे बढ़ गई और उसका नतीजा सबके सामने है। लेकिन आज मैं अतीत की उन बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं जो सबसे ताज़ा मुद्दा है उसके बारे में बातचीत के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे ताज़ा मुद्दा ये है कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। नई संसद का 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उसमें जो सांसद चुनकर आए हैं, लोकसभा सदस्य चुनकर आए हैं, उसमें उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। तो ये सत्ताधारी पार्टी के लिए है कि वो किसको स्पीकर बनाती है। ओम बिरला थे पिछली लोकसभा में स्पीकर, उनके बनने की संभावना नहीं है। 2014 से 2019 के बीच में सुमित्रा महाजन थी, 2019 में उनको नहीं बनाया गया। इसी आधार पर केवल नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी संवैधानिक पद पर एक टर्म से ज़्यादा किसी को देने के पक्ष में मोदी सरकार नज़र नहीं आती। किसी गवर्नर को पिछले 10 साल में दूसरी बार दूसरा कार्यकाल नहीं मिला है। तो अब शायद नियम बदल जाए, ये परंपरा बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी कम से कम ओम बिरला के बनने की संभावना नहीं है। जिन लोगों का नाम चर्चा में चल रहा है, इससे ये कतई अर्थ ना निकालिए कि ये होने वाला है या हो सकता है। जो चर्चा में नाम होते हैं अक्सर मोदी सरकार में वो उस फैसले के रूप में उनका नाम सामने नहीं आता। तो नाम जो चर्चा में चल रहा है, केवल उसकी बात आपको बता देता हूँ, वो है आंध्र प्रदेश से लोकसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की आंध्र प्रदेश की इकाई की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी। वो कम्मा समाज से आती हैं और वो एनटी रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। आंध्र से स्पीकर होगा, चंद्रबाबू नायडू से भी अच्छे संबंध रहेंगे। ये सब बहुत सारे कैलकुलेशन हैं। अगर वो बनती हैं तो, नहीं बनती हैं तो फिर दूसरे तर्क आएंगे जो बनेगा उसके पक्ष में। लेकिन आज इसकी भी बात नहीं करना चाहता हूं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष कौन नहीं बनेगा, बीजेपी किसके बारे में फैसला करेगी। आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस की दुविधा राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी को संसदीय जीवन में 20 साल हो गए।
20 साल में उन्होंने संसद में ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जिसे आज आप याद कर सकें। नए नए सांसदों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। पिछली लोकसभा में एक नाम जो तुरंत याद आता है, जामयांग सेरिंग नामग्याल, लद्दाख से भाजपा के सांसद थे। उनका भाषण जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोकसभा में उन्होंने जो बोला उसकी बड़ी प्रशंसा हुई सभी पक्षों की ओर से। उड़ीसा से एक सांसद आए थे, नंगे पैर चलते थे, अभी फिर सांसद बने हैं, मंत्री भी बने थे। वो 2019 से 2024 के बीच में मंत्री भी थे। उनका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी। उनका भी भाषण, मंत्री के रूप में उन्होंने हालांकि भाषण दिया था, उनका भी भाषण बड़ा चर्चित हुआ था। इसके अलावा कई नए लोगों के भाषण चर्चा में रहे, लेकिन राहुल गांधी 20 साल में लोकसभा में ऐसी कोई स्पीच नहीं दे पाए जो चर्चा का कारण बना हो। उन्होंने छोटे छोटे इंटरवेंशन जरूर किए हैं। कई बार ऐसा हुआ, कम से कम 2 बार के बारे में तो बता सकता हूं, जब किसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत होनी थी, विपक्ष के नेता को करनी थी, कांग्रेस के नेता को करनी थी। हालांकि प्रतिपक्ष का दर्जा कांग्रेस को नहीं मिला था, न 14 में न 19 में, इस बार मिलेगा। तो प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा भी मिलेगा और प्रतिपक्ष के नेता को, आपको मालूम है, उसको कैबिनेट रैंक मिलती है। तो उसका अधिकार और उसका जो है रुतबा थोड़ा अलग हो जाता है। अब कांग्रेस के सामने दुविधा ये है कि क्या राहुल गांधी को बनना चाहिए प्रतिपक्ष का नेता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो भी राजनीति में है वो इस बात से इनकार करेगा कि नहीं बनना चाहिए। सब कहेंगे कि बनना चाहिए। अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सबसे ज़्यादा अवसर मिलता है अपनी छाप छोड़ने का, संसद में और संसद के बाहर भी। आजकल चूँकि जो है टेलीविज़न का ज़माना है, तो संसद की कार्यवाही जो है वो लाइव टेलीकास्ट होती है, तो हज़ारों लाखों लोग देखते हैं और फिर वो यूट्यूब पर भी आ जाती है तो और ज़्यादा देखी जाती है। तो आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रभावी ढंग से एक बड़ा आपके पास अवसर होगा अगर राहुल गांधी ये तय करते हैं। लेकिन अब आप राहुल गांधी का स्वभाव देखिए। उनका स्वभाव यह है कि हमको कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन हमको उस पद के अधिकार चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष वो बने 2017 दिसंबर में। और क्यों बनाए गए, क्यों बनने को तैयार हुए बल्कि कहना चाहिए, उससे पहले तक लगातार मना कर रहे थे। 2017 दिसंबर में तैयार हो गए। 2017 दिसंबर में चुनाव हो रहा था गुजरात विधानसभा का। उस समय कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि गुजरात इतने लंबे समय बाद कांग्रेस जीतने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो राहुल गांधी के करीबी लोगों और कांग्रेसियों को लगा इतनी बड़ी चुनावी जीत का श्रेय राहुल गांधी को मिलना चाहिए, तो वो इसके लिए तैयार हो गए, कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। और कांग्रेस अध्यक्ष बन गए कि उसके कारण नहीं, चुनाव वैसे भी कांग्रेस हार रही थी और कांग्रेस हार गई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए 2019 के। कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया और नतीजा क्या आया आपको पता है। नतीजा आने के बाद, ये मई में नतीजा आया और जुलाई में बैठक हुई कांग्रेस कार्य समिति की, उसमें राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, लेकिन 2 दिन बाद ही सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष बन गई और लगभग 2.5 साल तक रही। लेकिन भले ही वो अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, अध्यक्ष न बने हो उसके बाद भी, लेकिन वो लगातार पार्टी के फैसले लेते रहे हैं। अध्यक्ष पद का अधिकार उनके पास है, पद भले ही ना हो। तो राहुल गांधी की जो छवि बनी है आम जनता में, आम लोगों में, राजनीतिक हलकों में, वो ये है कि वो कोई पद नहीं चाहते, लेकिन उस बड़े पद से जुड़े अधिकार सारे चाहते। वो पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता भी नहीं बने, न 2014 में बने न 2019 में बने। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे थे और उसके बाद 2019 में अधीर रंजन चौधरी थे। अधीर रंजन चौधरी ने कितने गुफअप किए
इसकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। सवाल था कि बनेगा कौन। जो बन सकते हैं, दो नाम उभर कर सामने आते थे बार बार, एक शशि थरूर का और दूसरा मनीष तिवारी का। दोनों राहुल गांधी की गुड बुक्स में नहीं है, इसलिए जो है उन दोनों को अवसर नहीं मिला। अब फिर सवाल आ गया है, इस बार नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा कांग्रेस का, जो भी लोकसभा में नेता होगा। कार्यसमिति और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने दोनों ने प्रस्ताव किया कि राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनना चाहिए। अब प्रतिपक्ष का नेता बनने के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। आपको रोज़ जो है, जब सेशन चल रहा हो, मंडे से फ्राइडे मतलब हफ्ते में 5 दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। उसमें नेता प्रतिपक्ष का रहना ज़रूरी होता है। तो राहुल गांधी को सुबह सुबह जो है 10 सवा 10 बजे संसद भवन उससे पहले पहुंच जाना पड़ेगा और स्पीकर के कमरे में बैठक जो होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें मौजूद रहना होगा। संसद में आपको तत्काल यानी अपनी प्रत्युत्पन्न मति से जो है वो मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा, सत्ता पक्ष के हमलों का जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप किसी मुद्दे पर बहस इनिशिएट करते हैं, आप डिबेट को इनिशिएट करते हैं, तो उसके लिए बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। मैं कहते कहते उस समय रुक गया था। 2 बार ऐसा हुआ है कि ये तय हुआ कांग्रेस पार्टी में कि इस मुद्दे पर जो बहस की शुरुआत है वो राहुल गांधी करेंगे, और राहुल गांधी ने लास्ट मिनट पर मना कर दिया, बैकआउट कर गए। ये राहुल गांधी का पार्लियामेंट्री उनका रिकॉर्ड है। उनकी अटेंडेंस 50 या 55% के करीब है लोकसभा में। तो इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि सदन में कितना आते हैं और रुकते कितनी देर हैं, इसका पता नहीं कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं, लेकिन अगर इसका रिकॉर्ड रखा जाता होगा तो ये तो और भी कम होगा। वो सदन के बाहर जो है गांधी प्रतिमा पर धरना देते हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ, विपक्ष के लोगों के साथ, कि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन संसद में जाते नहीं हैं। ये उनका रिकॉर्ड अभी पिछले 20 साल का रहा है। 20 साल में संसद में वो अपनी कोई छाप छोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष बनकर ऐसा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस के जो लोग ये चाहते हैं, उनके मन में ये भी है कि ये जोखिम भरा कदम है कि राहुल गांधी कई बार सेल्फ गोल करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने का फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को अगर किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करना है तो उसके लिए उनको नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस दुविधा से निकल नहीं पा रही। अभी तो राहुल गांधी एक दूसरी दुविधा में है। उनके सामने प्रश्न है कि वायनाड की सीट रखें कि रायबरेली की रखें। उसका फैसला कर पाएंगे उसके बाद ही जो है, क्योंकि उन दोनों में से एक सीट उनको बहुत जल्दी ही छोड़नी है। 15 दिन या 16 दिन का समय होता है नतीजा आने के बाद। तो इस बीच जो है सदस्य को एक सीट छोड़नी पड़ती है, जो 2 जगहों से निर्वाचित हुआ हो या 2 सदन में हो, मतलब विधानसभा भी जीता हो और लोकसभा भी जीत गया हो, तो उससे एक सदन की विधानसभा लोकसभा के मामले में तो ये है कि आपने एक सदस्यता नहीं छोड़ी तो जो आपकी लोकसभा सदस्यता है, जो नए चुने गए हैं आप, वो स्वतः खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी के मामले में जो है उनको वायनाड और रायबरेली दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, और उसके साथ ही उनको फैसला करना पड़ेगा कि संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। अगर खुद बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस का प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस को प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला है, इतनी सीटें नहीं हैं, इसलिए राहुल गांधी को बनाना ठीक नहीं है। उनका जो कद है पार्टी में, माना जाता है उनका कद जो है वो बहुत बड़ा है, वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता से बड़ा है, और कम से कम जो माना जाता है वो प्रतिपक्ष के नेता का है। वरना गांधी परिवार में ये है कि गांधी परिवार के लोग सिर्फ शासन करने के लिए हैं। उनके लिए अगर कोई एक पद है तो वो प्रधानमंत्री का पद है। उससे नीचे कोई पद जो है गांधी परिवार का व्यक्ति स्वीकार नहीं करने का। तो लेकिन ये उदाहरण रहा है, सोनिया गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं अटल जी के समय में, तो राहुल गांधी को बनने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल वही है, जिम्मेदारी और जवाबदेही का।
नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आपको इस समय प्रतिपक्ष की संख्या जो है अच्छी खासी है, पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनके प्रति संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय है, तो उसमें आम राय बनाने का प्रयास करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी और वो निभानी पड़ेगी उनको, उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो जिम्मेदारी बहुत सारी है। तो क्या राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं? जिस तरह से उन्हीं की पार्टी के लोग, वो G23 जो बना था, उन लोगों का कहना था कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इस तरह से राजनीति नहीं चलेगी। तो क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करके फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा किसी के पास नहीं है। कांग्रेस का कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस सवाल के जवाब के बारे में कोई चर्चा भी करने को तैयार हो, सिर्फ एक वाक्य कहने के अलावा कि इसका फैसला राहुल जी करेंगे। इसके अलावा सही बात यह है कि उनको पता भी नहीं है। तो इसलिए जो है राहुल गांधी के पास अब समय बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है इस बारे में फैसला करने के लिए। तो उनको अगले हफ्ते जो है इस बारे में किसी न किसी फैसले पर पहुंचना है और उसी से तय होगी कांग्रेस की भावी राजनीति की दिशा कि राहुल गांधी जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए तैयार हैं या अब भी उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।